हमने आपको बताया कि आमाशय की जो संरचना होती है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 जठरागम भाग, नंबर 2 फंडस, नंबर 3 कौन सा भाग होता है, जठर निर्गम भाग होता है। कौन सा भाग होता है, जठर निर्गम भाग होता है। इज इट क्लियर? देखिए हम जठरागम और फंडस वाले भागों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जठर निर्गम भाग, जिसे पाइलोरिक रीजन के नाम से जाना जाता है। जठर निर्गम भाग को पाइलोरिक रीजन के नाम से जानते हैं। ये आमाशय की जो संरचना होती है, जिसकी आकृति मैंने आपको बताई थी अभी कि इसकी आकृति अंग्रेजी के जे के समान होती है। किसकी आकृति जे के समान होती है? आमाशय की आकृति, ठीक है, जे के आकृति के होती है या जे के आकृति के समान होती है। ये आमाशय का देखिए सबसे अंतिम भाग होता है। जठर निर्गम भाग जो होता है वो आमाशय का सबसे अंतिम भाग, या हम बोल सकते हैं आमाशय का कौन सा भाग होता है, पश्च भाग होता है। आमाशय का सबसे पश्च भाग या अंतिम भाग जो होता है वो कौन सा भाग कहलाएगा, जठर निर्गम भाग कहलाएगा। ये जठर निर्गम जो भाग होता है वो सर्वप्रथम किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी से जुड़ा होता है। जठर निर्गम वाला भाग होता है, जठर निर्गम भाग है, और ये जठर निर्गम भाग किससे जुड़ा होता है, ग्रहणी से, जिसे ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जठर निर्गम भाग है और ये ग्रहणी है। इस जठर निर्गम और ग्रहणी के मध्य में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। जठर निर्गम भाग ये रहा, और ये कौन सा है, ग्रहणी। इन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसे पाइलोरस छिद्र कहा जाता है। जिस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है, पाइलोरस छिद्र के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, पाइलोरस छिद्र पाया जाता है। पाइलोरस छिद्र जो होता है वो जठर निर्गम और ग्रहणी के मध्य में क्या होता है, पाया जाता है, जिस छिद्र को पाइलोरस छिद्र कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर इस आमाशय की संरचना में आप देख रहे हैं कि ग्रहणी, ठीक है, जिस स्थान पर ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी और जठर निर्गम अवरोधनी, जिस स्थान पर जठर निर्गम अवरोधनी, ठीक है, जिस स्थान पर ग्रहणी और जठर निर्गम अवरोधनी जुड़ी होती है, ग्रहणी और जठर निर्गम अवरोधनी जिस स्थान पर जुड़ी हुई होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, उसे जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। जिस स्थान पर ग्रहणी, देखिए जिस स्थान पर ग्रहणी, ठीक है, ये ग्रहणी हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया, ये भाग, ये तो छिद्र हो गया, ये यहां से स्टार्ट हो रही ग्रहणी, और ये यहां तक का भाग है वो जठर निर्गम भाग है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस स्थान पर ग्रहणी एवं जठर निर्गम अवरोधनी जुड़ी होती है उसे जठर निर्गम अवरोधनी या उसे पाइलोरिक कपाट कहा जाता है। कौन से कपाट कहा जाता है, उसे पाइलोरिक कपाट कहा जाता है। मैंने एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, जिस स्थान पर ग्रहणी, ये ग्रहणी गया, ठीक है, और ये क्या है, जठर निर्गम। जिस स्थान पर ग्रहणी और जठर निर्गम आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, या जठर निर्गम अवरोधनी से जुड़े होते हैं, उसे पाइलोरिक कपाट या उसे जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। ये जठर निर्गम अवरोधनी क्या काम करती है कि आमाशय से भोजन को ग्रहणी में तो जाने देती है, आमाशय से भोजन को ग्रहणी में तो जाने देती है, परंतु ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय में जाने से क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। जठर निर्गम अवरोधनी, जिसको हम पाइलोरिक कपाट कहते हैं, ये पाइलोरिक कपाट क्या काम करते हैं, आमाशय से भोजन को ग्रहणी में तो जाने देते हैं, परंतु ग्रहणी से भोजन को पुनः किस में नहीं जाने देते हैं, आमाशय में जाने से रोकने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए यह आमाशय का जठर निर्गम जो भाग होता है वो आमाशय का लगभग 20% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। आमाशय के 20% भाग का निर्माण जठर निर्गम भाग के द्वारा किया जाता है, और आमाशय का मैंने आपको बताया था 80% भाग, जो कि आमाशय के 80% भाग का जो निर्माण किया जाता है वो फंडस भाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, फंडस भाग के द्वारा किया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा कि ये हो गया हमारे आमाशय के जठर निर्गम वाला भाग।
दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये आमाशय का सबसे अंतिम या आमाशय का सबसे पश्चिम भाग होता है। इस आमाशय जो होते हैं वो सर्वप्रथम किससे जुड़ी होती है? ग्रहणी से जुड़ी होती है। यानी कि जठर निर्गम जो भाग होता है वो ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? ग्रहणी से। देखिए जठर निर्गम भाग और ग्रहणी के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे पाइलोरस छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइलोरस छिद्र। और जिस स्थान पर ग्रहणी और जठर निर्गम भाग आपस में जुड़ते हैं, जिस स्थान पर ग्रहणी और जठर निर्गम भाग, ठीक है, अवरोधनी से जुड़ते हैं, जठर निर्गम अवरोधनी से जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पाइलोरिक कपाट या उसे जठर निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। इस जठर निर्गम अवरोधनी क्या कार्य करते हैं कि आमाशय से भोजन को ग्रहणी में तो जाने देता है, परंतु ग्रहणी से भोजन को आमाशय में जाने से रोकने का कार्य करता है। अर्थात पुनः जो भोज्य पदार्थ है वो ग्रहणी से आमाशय में नहीं जा सकता। और आपको बताया जठर निर्गम भाग जो होता है वो आमाशय का कितना परसेंट बना होता है? 20% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। तो जठर निर्गम भाग आमाशय का लगभग 20% भाग का क्या करता है? निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, इज दैट राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा अब तीसरा बिंदु है और वो है आमाशय की औतिकी पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी हमने आपको इससे पहले पढ़ाया था। देखिए दूसरा टीचिंग पॉइंट था हमारा, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ाया आमाशय। आमाशय की संरचना पर हमने आपसे बात की थी, आमाशय की संरचना। अब हम जो तीसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं उस बिंदु का नाम है आमाशय की औतिकी। आमाशय की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, as you know about histology, what is the meaning of histology? You have studied in last class and I also told you in this class in this chapter. ठीक है, हमने आपको बताया औतिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आमाशय की जो संरचना होती है वो सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के ऊतकीय स्तरों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। हमने आपको ग्रसिका की औतिकी भी बताई थी और आपको बताया था कि जो ग्रसिका होती है उसकी औतिकी में मैंने बताया कि ग्रसिका की जो संरचना होती है वो सामान्यतः, ठीक है, 4 ऊतकीय स्तरों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। इसी तरीके से हम आपको बात कर रहे हैं कि जो आमाशय होता है, बात किस पे कर रहे हैं? आमाशय की औतिकी पर। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको बता दें आमाशय की जो भित्ति होती है उस भित्ति के अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। देयर आर 4 लेयर्स फाउंड इन स्टोमक। ठीक है, या स्टोमक कंसिस्टिंग 4 लेयर्स या 4 more layers is found in stomach। आमाशय के अंदर कितने स्तर पाए जाते हैं? आमाशय की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से 4 स्तर पाए जाते हैं। देखिए जो स्तर हमने आपको ग्रसिका की औतिकी में पढ़ाए थे उन्हीं स्तरों का हम यहाँ पे नाम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला स्तर है जिसे क्या कहा जाता है? सिरोसा। सिरोसा हमने आपको ग्रसिका में बताया था कि जो सिरोसा होती है वो वास्तव में क्या होती है? सिरोसा जो होती है वो वास्तविक रूप में विसरल पेरिटोनियम होता है। और विसरल पेरिटोनियम जो होता है वो ग्रसिका का सबसे बाह्य स्तर का या बाह्य भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। तो आमाशय का जो संरचना होती है या आमाशय की जो भित्ति होती है वो 4 स्तरों से बनी होती है।
या आमाशय की भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला हो गया सिरोसा, इज इट राइट। सेकंड वन जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं पेशी स्तर, मस्कुलर लेयर, पेशी स्तर, जिसको किस नाम से जानते हैं, मस्कुलर लेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मस्कुलर लेयर के नाम से क्या है, जाना जाता है। तीसरा जो स्तर है उसे कहा जाता है अधः श्लेष्मिका, अधः श्लेष्मिका, श्लेष्मिका, जिसको बोला जाता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंतिम जो भाग होता है, चौथा स्तर जो होता है, उसे श्लेष्मिका के स्तर के नाम से जाना जाता है। श्लेष्मिका म्यूकोसा के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया आमाशय की भित्ति जो होती है वो 4 स्तरों से बनी होती है, सिरोसा, पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका। देखिए सबसे पहले हम आपको सिरोसा के बारे में बता रहे हैं। आमाशय की जो संरचना होती है उसके अंदर सबसे भारी स्तर होता है। ठीक है, आमाशय की जो संरचना होती है या आमाशय की जो भित्ति होती है उसका सबसे भारी स्तर जो होता है या सबसे जो भारी परत होती है वो सिरोसा होती है। तो ये सबसे भारी परत होती है, ये कौन सी होती है, सिरोसा होती है। ठीक है, देखिए ये सिरोसा के जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, सबसे भारी परत होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है, यानी कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। सिरोसा की कोशिकाएं या सिरोसा जो होता है वो आमाशय की भित्ति का सबसे भारी भाग होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी होती है। साथ में ये उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, एपिथेलियम सेल से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, एपिथेलियम सेल से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। साथ में ये संयोजी ऊतकों से मिलकर के भी, और संयोजी ऊतक कौन से होते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतकों से बनी होती है। तो सिरोसा जो होता है वो तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना होता है, तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना होता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपको बोला है सिरोसा पर, और आपको बताया कि सिरोसा जो होती है वो आमाशय का सबसे भारी परत होती है, जिसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, एपिथेलियम कोशिकाओं से और तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पेशी स्तर। ठीक है, देखिए सिरोसा के नीचे, ये सिरोसा है और इसके नीचे, सिरोसा जो होता है उसके नीचे इस तरीके की क्या पाई जाती है, सिरोसा के नीचे इस प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, यानी कि ये स्तर, सिरोसा के नीचे एक स्तर होता है। ठीक है, और इस स्तर को किस नाम से जाना जाता है, पेशी स्तर के नाम से जाना। सिरोसा के नीचे, ये सिरोसा है और सिरोसा के नीचे की ओर या अंदर भी बोल सकते हैं, सिरोसा के अंदर की ओर क्या पाया जाता है, पेशी स्तर पाया जाता है। और ये पेशी स्तर जो होता है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। पेशी स्तर कितने परतों से मिलकर के बना होता है, 3 परतों से बना होता है। सबसे पहली परत का नाम है बाहरी परत। ये संरचना मैंने आपको दिखाई है, ये क्या है, बाहरी परत के नाम से जानते हैं, बाहरी परत। ठीक है, दूसरी जो परत होती है उसका नाम होता है मध्य परत। कौन सी परत होती है, मध्य परत। तो आपको मैं देखिए इस तरीके से जो परत बता रहा हूं ये कौन सी कहलाएगी, मध्य परत के नाम से जानते हैं। ये परत हो गई हमारी मध्य परत। ठीक है, बाह्य परत, ठीक है, सिरोसा के अंदर की ओर होती है। ठीक है, और बाहरी परत के अंदर की ओर मध्य परत होती है। मध्य परत के अंदर की ओर सबसे आंतरिक परत होती है। कौन सी परत होती है, आंतरिक परत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। तो आंतरिक परत का भी मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है,
इस तरीके का जो परत आपको दिखा है इसको कौन सी परत के नाम से जानते हैं? आंतरिक परत के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक परत के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो आंतरिक परत के नाम से जानते हैं। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले बाह्य परत के बारे में। हमने आपको बताया पेशी स्तर 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है या 3 परतों से बना होता है, बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। सबसे पहले बात कर रहे हैं बाहरी परत। बाहरी परत जो होता है वो अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। बाहरी परत किससे बना होता है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कौन सी पेशी स्तर से बना होता है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। और ये जो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो होता है ये अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं से मिलकर के बना होता है। कौन से तंतुओं से मिलकर के बना होता है? बाहरी परत जो होता है उसे अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। और ये अनुदैर्ध्य पेशी स्तर जो होता है वो सबसे भारी परत होती है। किसकी? पेशी स्तर का सबसे भारी परत होती है। और ये जो परत होती है वो खास तौर से अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं से बनी होती है। बाह्य परत के अंदर की ओर मध्य परत पाई जाती है। ये मध्य परत जो होती है वो वर्तुल पेशी स्तरों से मिलकर के बना होता है। वर्तुल या इस स्तर को वर्तुल पेशी स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य परत को वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। और वर्तुल पेशी स्तर जो होता है वो वर्तुल पेशी तंतुओं से बना होता है। कौन से तंतुओं से बना होता है? वर्तुल पेशी तंतुओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। इज इट क्लियर? मध्य परत जो होता है उसे कौन सा कहते हैं? वर्तुल पेशी स्तर कहते हैं। बाहरी परत को अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहते हैं। इसी तरीके से आंतरिक परत को किस नाम से जाना जाता है? तिरछा पेशी स्तर के नाम से जाना जाता है। तिरछा पेशी स्तर के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तिरछी बनाई है। इस तरीके से क्या है? तिरछा पेशी स्तर के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तिरछा पेशी स्तर के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। इस तरीके से ये क्या है? तिरछा पेशी स्तर है। ठीक है, तो आंतरिक परत जो होता है वो तिरछा पेशी स्तर कहते हैं। आंतरिक परत जो होता है उसे तिरछा पेशी स्तर कहते हैं। और ये तिरछा पेशी स्तर होता है वो तिरछा पेशी तंतुओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। तो आपको हम सीधे शब्दों में कहें तो पेशी स्तर पे बात की तो हमने बोला शिरोसा के अंदर क्या पाया जाता है? शिरोसा के अंदर पेशी स्तर पाया जाता है। ठीक है, ये पेशी स्तर 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत को अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहते हैं, मध्य परत को वर्तुल पेशी स्तर कहते हैं, आंतरिक परत को तिरछा पेशी स्तर कहते हैं। बाह्य परत जिसे अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कहते हैं ये अनुदैर्ध्य पेशी तंतुओं से बना होता है। मध्य परत जिसे वर्तुल पेशी स्तर कहते हैं ये वर्तुल पेशी तंतुओं से बना होता है। और आंतरिक परत जिसे तिरछा पेशी स्तर कहते हैं ये तिरछा पेशी स्तर जो होता है वो तिरछे पेशी तंतुओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट पूरा हुआ और ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? पेशी स्तर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसी पेशी स्तर के अंदर की तरफ यानी कि आंतरिक जो परत होती है इसके यहां पर क्या पाई जाती है? इस तरीके से यहां पर इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अधः सलेस्मिका कहा जाता है। अधः सलेस्मिका जो होती है उसकी जो संरचना होती है वो चौड़ी परत के रूप में पाई जाती है। अधः सलेस्मिका किस रूप में पाई जाती है? चौड़ी परत के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? चौड़ी परत के रूप में पाई जाती है। साथ में ये संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। जैसा मैंने आपको ग्रसिका की उत्तकी में बताया वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ग्रसिका की उत्तकी में मैंने बताया कि इस अधः सलेस्मिका स्तर के अंदर रुधिर वाहिनियां क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इसमें ये रुधिर वाहिनियां इनके अंदर क्या पाई जाती है? लिम्फ वाहिनियां पाई जाती है, यानी कि लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। इनमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। साथ में मैंने आपको बताया इनमें लचीले तंतु फ्लेक्सिबल फाइबर इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल फाइबर। और साथ में इनमें क्या पाए जाते हैं?
अत्यंत सूक्ष्म तंत्रिका तंतु भी इनके अंदर पाए जाते हैं, नर्व फाइबर भी इनमें पाए जाते हैं। यानी कि आधे सरेशमिका जो होते हैं वो कहां पर पाई जाती है, पेशी स्तर के सबसे आंतरिक परत के अंदर की ओर पाई जाती है। ये कैसी पाई जाती है, चौड़ी परत के रूप में पाई जाती है। इसमें क्या है, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, कोलेजन तंतु, ठीक है, आपको लचीले तंतु और तंत्रिका तंतु इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। और आपको बताया आधे सलेस्मिका जो होती है वो तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। और ये हो गया हमारा कौन सा भाग है, अधे सलेस्मिका। देखिए इसी अधे सलेस्मिका के ऊपर की तरफ इस तरीके की इसमें संरचना आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके की संरचना आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो संरचना आप दिखाई दे रही है इस तरीके की, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सलेस्मिका के स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। इस स्तर को किस नाम से जाना जाता है, सलेस्मिका स्तर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सलेस्मिका स्तर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। देखिए सलेस्मिका जो स्तर होता है ये आमाशय की संरचना का सबसे कौन सा भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है। मैं आपको बता दूं सलेस्मिका जो होता है वो आमाशय की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग होता है, ठीक है। सलेस्मिका जो स्तर होता है ये आमाशय की भित्ति का सबसे आंतरिक भाग होता है, इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। ये सबसे कौन सा भाग होता है, आंतरिक पार्ट होता है या आंतरिक भाग होता है, ठीक है। और इसके अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, स्तंभीय उपकला कोशिकाएं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। या हम कह सकते हैं कि सलेस्मिका जो स्तर होता है वो स्तंभीय उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के, स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या है, बना हुआ होता है। कौन बना होता है, आधे सलेस्मिका के अंदर की तरफ, यानी कि आधे सलेस्मिका के अंदर की तरफ कौन सा स्तर पाया जाता है, सलेस्मिका का स्तर पाया जाता है। तो ये सलेस्मिका का स्तर क्या होता है, पाया जाता है। ये सलेस्मा, ठीक है, ये जो स्तर होता है सलेस्मा, ये कैसा पाया जाता है, वलित अवस्था में आता है। वलित का मतलब ये फोल्डेड स्टेट है। इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, वलित अवस्था के नाम से जानते हैं। ये वलित भी होता है और कैसा होता है, मोटा भी होता है। वलित भी होता है और किस प्रकार का होता है, मोटा भी होता है। वलित होता है और किस प्रकार का होता है, मोटा होता है। सलेस्मिका स्तर जो होता है वो वलित भी होता है और किस प्रकार का होता है, मोटा भी होता है। वलित भी होता है और किस प्रकार का होता है, मोटा स्तर होता है। यहां तक आपकी बात सुनना आ गई होगी। तो वलित भी होगा और कैसा होगा, मोटा भी होगा। देखिए सलेस्मा के अंदर स्तंभीय यानी कि सलेस्मिका स्तर जो होता है वो स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये वलनों का क्या है, निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, वलन। वलन का मतलब फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्ड का अर्थ होता है मुड़ी हुई संरचना। तो ये वलनों का क्या होता है, निर्माण होता है। और वलन का जब निर्माण होता है तो ये एक लंबी नली के आकार की संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। एक लंबी नलिका का संरचना का निर्माण होता है या एक लंबी नलिकाकार ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। लंबी नलिकाकार ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये लंबी नलिकाकार जो ग्रंथि होती है, ध्यान से सुनना है, लंबी नलिकाकार जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि के अंदर ये ग्रंथियां जो होती हैं, लंबी नलिकाकार जो ग्रंथि होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए मैं केवल इस संरचना को यहाँ पे बना करके और इस डायग्राम को बता रहा हूं, ठीक है। केवल हम सलेस्मिका स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से इनके अंदर इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हो, यहां पर इस तरीके से बली संरचना क्या है, ठीक है।
मैंने बताया कि सलेस्मिका का जो स्तर होता है वो स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये कैसा होता है? वलित होता है। और किस अवस्था में पाया जाता है? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। इस उपकला की कोशिकाओं से जो वलन निर्मित होते हैं वो एक लंबी नलिका का संरचना के रूप में होते हैं या एक ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं। और ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक ग्रंथि को जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और दूसरी ग्रंथि को जठर निर्गम ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जठर ग्रंथि और दूसरी को जठर निर्गम ग्रंथि के नाम से क्या है? जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जठर ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? जठर ग्रंथि के बारे में मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूं। देखिए, जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं ये कहां पर पाई जाती है? ध्यान से सुनना। ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं वो आधार पटल पर स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? आधार पटल पर स्थित होती है। ठीक है। बोथ ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द बेसल पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है। यानी कि ये दोनों ग्रंथियां, जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथियां होती है वो आधार पटल पर क्या होती है? यानी कि स्थित होती है। जठरीय जो ग्रंथियां होती हैं, आपको बता दें, जठरीय जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा क्या है? अम्लीय जठर रस्ता क्या होता है? निर्माण होता है। जठर ग्रंथियां जो होता है उनके द्वारा, यानी कि जठर ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं और ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं इन्हीं जठर ग्रंथियों के द्वारा अम्लीय पदार्थों का क्या होता है? स्रावन होता है। अम्लीय पदार्थों का जो स्रावन होता है या अम्लीय जठर रसों का जो निर्माण होता है, अम्लीय जठर रसों का निर्माण जो होता है वो जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। जबकि जठर निर्गम जो ग्रंथियां होती है, जठर निर्गम जो ग्रंथियां होती हैं, इन जठर निर्गम ग्रंथियों के द्वारा सलेस्मा का क्या होता है? स्रावन होता है। आपसे पूछा जाए कि सलेस्मा का स्रावन किसके द्वारा होता है तो आप कहेंगे जठर निर्गम ग्रंथियों के द्वारा। और आपसे पूछा जाए कि अम्लीय जठर रसों का निर्माण किसके द्वारा होता है तो जठर ग्रंथि के द्वारा होता है। इज इट क्लियर? देखिए, हम आपको यहाँ से आगे बात करेंगे। देखिए, ये जो दोनों ग्रंथियां होती हैं, इन दोनों ग्रंथियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना। इन दोनों ग्रंथियों को मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। इन दोनों ग्रंथियों को सामूहिक रूप से मुख्य ग्रंथि या चीफ ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चीफ ग्लैंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। चीफ ग्लैंड कहते हैं दोनों ग्रंथियों को। कौन कौन सी? जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथियों को मुख्य ग्रंथि या चीफ ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जब फिर इन्हें चीफ ग्लैंड नहीं कहें तो इन्हें क्या कहा जाता है? जाइगोजन ग्लैंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। जाइगोजन ग्लैंड के नाम से, जाइगोजन ग्रंथि के नाम से इन्हें क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाइगोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जाइगोजन ग्लैंड में बोला तो इन्हें कोशिका बोल सकते हैं, जाइगोजन कोशिका। ठीक है। या इन्हें मुख्य ग्रंथि ना बोले तो मुख्य कोशिका भी बोल सकते हैं, चीफ सेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। तो इन दोनों ग्रंथियों को मुख्य कोशिका या जाइगोजन कोशिका कहते हैं। आपको बता दें, ये जाइगोजन की जो कोशिकाएं होती हैं, जाइगोजन की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे पैक्सिनोजन एंजाइम, जाइगोजन ग्रंथियों के द्वारा पैक्सिनोजन एंजाइम, और दूसरा एंजाइम का नाम मैं आपको बता रहा हूं प्रोरेनिन एंजाइम। जाइगोजन जो कोशिकाएं होती हैं उनसे पैक्सिनोजन एंजाइम और दूसरे का नाम है प्रोरेनिन एंजाइम। जाइगोजन कोशिकाओं से पैक्सिनोजन या जाइगोजन कोशिकाओं से पैक्सिनोजन एवं प्रोरेनिन नामक एंजाइमों का निर्माण होता है। और ये दोनों एंजाइम जो होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं दोनों एंजाइम? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। और इन दोनों एंजाइमों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जाइगोजन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए, इनके अंदर अभिन्न कोशिकाओं का भी क्या है? निर्माण होता है।
अम्लजन कोशिकाओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। अम्लजन कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक सेल के नाम से जाना जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ग्रंथियों के द्वारा अम्लजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अम्लजन की कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, स्रावन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किसके द्वारा होता है, अम्लजन या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा होता है। और ये ग्रंथियां जो होती हैं कौन कौन सी, जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां जो होती है वो आमाशय के फंडस और मध्य भाग में क्या है, पाई जाती है। आमाशय का फंडस जिसे आप लोग मध्य भाग के नाम से जानते हैं, तो आमाशय के मध्य भाग या फंडस भाग के अंदर ये दोनों ग्रंथियां क्या है, पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि पाई जाती है। देखिए ये तो मैंने आपको जो पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू योर आरबीएससी बुक, ठीक है। अब मैं आपको जरा सा इसको थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूं वापस सलेस्मा को, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस, वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू आरबीएससी सिलेबस, जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। या इसे हम एक प्रकार से मॉडिफाइड रूप में हम आपको इसको दोबारा से हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको किस तरीके से इसे बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वापिस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सलेस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सलेस्मा स्तर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए म्यूकस लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सलेस्मा स्तर। आपको बताया आमाशय की जो भित्ति होती है उसके अंदर आमाशय की भित्ति 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सिरोसा, दूसरा आपको बताया पेशी स्तर, तीसरा आपको बताया हमने कौन सा स्तर बताया था, तीसरा अधः सलेस्मिका, और चौथा स्तर है जिसे सलेस्मा स्तर के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। देखिए सलेस्मा जो स्तर होता है आपको बताया ये आमाशय की सबसे भीतरी परत होती है या सबसे आंतरिक परत होती है। और ये जो परत होती है इसके अंदर ये म्यूकस की जो परत होती है इसके अंदर स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं ये स्तर जो होता है वो स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यहां पर मैंने आपको बताया ये सलेस्मा जो स्तर होता है वो कैसा होता है, ये सलेस्मा स्तर होता है। और ये सलेस्मा स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो वलित होती है, वलित है, देखिए फोल्डेड स्टेट के अंदर है, वलित अवस्था में होती है। और कैसी होती है, फोल्डेड होती है, और कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है। कैसी होती है, मोटी होती है, और कैसी होती है, थिक होती है। ये वलन जो होते हैं, ये जो वलन होते हैं आप देख रहे हो, ठीक है, ये वलन जठर ग्रंथियों में विभेदित होते हैं। ये वलन किसमें विभेदित होते हैं, जठर ग्रंथियों में विभेदित होते हैं। जबकि मैंने आरबीएससी के अंदर डायरेक्टली आपको क्या बोला था कि यहां पर क्या पाई जाती है, सलेस्मा उपकला, ठीक है, स्तंभीय सलेस्मा उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और उपकला के वलन से निर्मित एक लंबी नलिकाकार क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती हैं। और ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक ग्रंथि को क्या कहा जाता है, एक ग्रंथि को जठर ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि को जठर निर्गम ग्रंथि के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। इज इट क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे हमने क्या बोला है कि ये वलन, ये जो वलन होते हैं, ठीक है, ये वलन जठर ग्रंथियों में विभेदित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं। और जठर ग्रंथियां जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाओं में, यानी कि जठर ग्रंथियां जो होती हैं उसमें मुख्य रूप से, या हम कह सकते हैं जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली प्रकार की जो कोशिका होती है उस कोशिका को क्या कहा जाता है, म्यूकस कोशिका के नाम से जाना जाता है। म्यूकस कोशिका के नाम से जाना जाता है।
दूसरी परत का नाम होता है पेप्टिक सेल के नाम से जाना जाता है, पेप्टिक सेल के नाम से जानते हैं। और तीसरी कोशिका को ऑक्जेंटिक सेल के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्जेंटिक सेल। अब सबसे पहले हम म्यूकस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। म्यूकस सेल क्या है? देखिए, ये सलेस्मा जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा, सलेस्मा कोशिकाओं के द्वारा सलेस्मा का क्या होता है? निर्माण होता है। सलेस्मा का क्या होता है? स्रावण होता है। सलेस्मा कोशिकाओं के द्वारा सलेस्मा का क्या होता है? स्रावण होता है। क्लियर बात हो गई। दूसरी बात मैंने की आपको पेप्टिक कोशिका। पेप्टिक कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें जाइमोजन कोशिका कह सकते हैं। जाइमोजन कोशिका नहीं कहें तो इन्हें कौन सी कोशिका कह सकते हैं? सेफ सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सेफ नहीं, चीफ सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। चीफ सेल को क्या कहा जाता है? मुख्य कोशिका भी कहा जाता है। और आपको बताया इन्हीं दोनों कोशिकाओं से पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम का क्या होता है? स्रावण होता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों एंजाइमों का स्रावण जाइमोजन या मुख्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। बात समझ आ गई? ये दोनों एंजाइम कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। तो ये दो निष्क्रिय एंजाइमों का निर्माण जाइमोजन की कोशिका या मुख्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे में। ऑक्जेंटिक सेलों को पैराइटल सेल के नाम से भी जाना जाता है। पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल के नाम से क्या है? जाना जाता है। और इन कोशिकाओं को हम अम्लजन कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को अम्लजन कोशिकाओं के नाम से भी हम जानते हैं। और इन अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। साथ में इनके द्वारा नेज्य कारकों का स्रावण होता है। कौन से कारकों का निर्माण होता है? नेज्य कारकों का निर्माण होता है। इंस्ट्रेंसिक फैक्टर्स का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी कि अम्लजन कोशिका, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा नेज्य कारकों का क्या होता है? निर्माण होता है। जो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। जो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी आमाशय की औषधि। देखिए, हम आहार नाल की संरचना पर अध्ययन कर रहे थे और अब तक हम आहार नाल की संरचना के कुछ बिंदुओं पर हम अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहला बिंदु था मुख। इस मुख वाले बिंदु पर हम आपसे अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा, मुख पर हम अध्ययन कर चुके हैं बक्वल कैविटी। तीसरा जो भाग था ग्रसनी पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। चौथा बिंदु था ग्रसिका, इस पर भी हम आपसे डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। ग्रसिका की औषधि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको हम बता दें, ग्रसिका और आमाशय दोनों की औषधि में बस एक जरा सा अंतर है, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर सामूहिक रूप से पढ़े तो बस जरा सा अंतर है। देखिए, पहले सिमिलरिटी देखते हैं। ग्रसिका के अंदर भी क्या पाई जाती है? सिरोसा का स्तर पाया जाता है। ये सिरोसा का स्तर हो गया। आमाशय में भी सिरोसा का स्तर पाया जाता है। ठीक है, ग्रसिका और आमाशय के अंदर अंगदजरीय पेशी स्तर सिरोसा के अंदर की ओर होता है। यहां भी पाया जाता है दोनों के अंदर। दूसरा स्तर यहाँ पे क्या पाया जाता है? दूसरा जो स्तर हमने आपको बताया था वो कौन सा स्तर यहाँ पर पाया जाता है? वो स्तर हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। ये ग्रसिका में भी पाया जाता है और आमाशय में भी पाया जाता है। परंतु यहां पर आपको बता दूं, आमाशय के अंदर ये तीसरा स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तिरछा पेशी स्तर के नाम से जानते हैं। ये तिरछा पेशी स्तर ग्रसिका के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, बस ये अंतर है केवल। जबकि आगे हम देखें तो इसके बाद अधोसलेस्मिका पाई जाती है और अधोसलेस्मिका के पश्चात क्या पाई जाती है? सलेस्मिका का स्तर ग्रसिका और आमाशय की भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात ग्रसिका और आमाशय की जो
औतकी होती है या भित्ति स्तर होता है वो 4 स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। देखिए तो हम आमाशय की औतकी पर भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब तक हम आहार नाली की संरचना के इन 5 बिंदुओं पर अध्ययन कर चुके हैं, मुख, मुखवा, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय। ठीक है, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टोमक हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आंत की संरचना का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल डिस्कस मी, यू विल कॉन्टेक्ट मी, यू विल write down comment on my mobile number. Okay, till then take care. Okay.